हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेसो साइकोलॉजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम क्लास में करने वाले हैं पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी एग्जाम्स में आते रहते हैं, उनकी प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, छात्रों को चिंतन का अवसर देने का। देखो, तीनों प्रयास शिक्षक के रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। शिक्षक के भाषण द्वारा, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके और चिंतन करके। देखो, वैसे तो आंसर का पता चल गया। प्रयोग विधि, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके, ये वाली सबसे अच्छी विधि होती है। लेकिन अगला भी देख लेते हैं। शिक्षक द्वारा निर्देशित, नियंत्रित, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा, तो होगा कौन सा? बी ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं, बालकों में विषयों का ज्ञान और उनका मानसिक विकास करना। बिल्कुल सही है। विषयों का ज्ञान देना, परीक्षा के लिए तैयार करना, ये वाला इतना नहीं है महत्वपूर्ण। विषयों का ज्ञान देना, उन्हें कंठस्थ करवाना, ये भी नहीं है। विषयों का ज्ञान देना, व्यावसायिक कौशल का विकास करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है, ये वाला सही है, क्योंकि मानसिक विकास यदि बच्चे का हो जाता है, तो बच्चा सभी कार्य अपने आप कर लेगा, चाहे वो व्यावसायिक कौशल हो। ठीक है? ऑप्शन ए आएगा। बालिक बालक अधिक सीखता है, यदि उसे पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाया जाए, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो ये देखते ही निशान लगा देंगे क्रिया विधि। मैंने पहले ही बताया था, क्रिया वाली और ये वाली विधि जो होती है, अंत्यक्रिया वाली, खेल वाली, ये ज़्यादा कारगर होती है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा, रटने के द्वारा, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूँढने के द्वारा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूँढने के द्वारा। बच्चे ने अनुभव किया और उसका नया अर्थ ढूँढा, ठीक है? उससे नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की, अधिगम को निर्देशित करने की, अनुदेशन देने की, शिक्षण अधिगम के सरलीकरण करने की। देखो, जो शिक्षण प्रक्रिया होती है ना, वो शिक्षण अधिगम जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, उसको सरलीकरण करने का, उसको आसान बनाने का होता है। ठीक है? ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो शिक्षण और अधिक प्रभावी हो जाता है यदि छात्रों को स्वयं काम करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए। छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित व नियंत्रित हो, ये भी नहीं है। शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए, ये भी नहीं है। शिक्षण अधिगम को निर्देशित किए, ये भी नहीं। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। वैसे तो हम सीधा भी निशान लगवा देते, ऑप्शन ए आएगा, लेकिन अगले ऑप्शंस को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है पेडागोजी में। हो सकता है कोई ऑप्शन इससे भी ज़्यादा कारगर दे रखा हो, ठीक है? तो प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है, प्रयास व भूल, अनुकरण, व्याख्यान, खेल विधि। देखो, प्राथमिक कक्षा की जब भी बात आएगी, तो खेल विधि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बच्चे खेल-खेल में ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं, ठीक है? एक उत्तम शिक्षक वह है, जो छात्र में वांछित व्यवहार परिवर्तन करता है। देखो, सबसे अच्छी बात तो यहीं पे दे दी। वांछित मतलब जिस परिवर्तन की उसके व्यवहार में, सीखना क्या होता है? व्यवहार में वांछित परिवर्तन, जिस परिवर्तन की ज़रूरत है, उस परिवर्तन को लाना ही शिक्षा होती है, ठीक है? तो शिक्षक उत्तम कौन होगा? जो वांछित परिवर्तन ले आए बच्चे में, ठीक है? तो ऑप्शन ए आएगा इसका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित। देखो, शिक्षक केंद्रित तो टर्म ही नेगेटिव है, ठीक है? क्योंकि एक टीचर जो पढ़ा रहा होता है, वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है, बच्चे पर केंद्रित शिक्षा होती है, ठीक है? बालक केंद्रित। तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ये भी नहीं है। छात्र केंद्रित, ये वाला सही है, ठीक है? डी ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि शिक्षक व पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ठीक है? जिनको हम पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। ऑप्शन सी, शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन का प्रयोग में लाया जाए।
कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित वीडियो का उपयोग किया जाए, ये भी नहीं है। दोनों शिक्षक निर्देशित विधियाँ व प्रत्यक्ष वीडियो काम में लाया जाए, ये भी नहीं है। अब रह गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ जाएगा, छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का प्रयोग किया जाए। देखो, कई क्वेश्चनों में पहले भी आ चुका है, छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियाँ, ये ऑप्शन हमेशा ही कारगर रहेगा, ठीक है? इसको देख के निशान लगा दो, ऑप्शन डी। एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक छात्रों को प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, सही है। छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है, करता है। छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन आएगा डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो शिक्षक के सारे कार्य होते हैं, सारे ज़रूरी होते हैं। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है, तो आप एक एज़ ए शिक्षक क्या करेंगे, एज़ ए टीचर? दूसरा प्रश्न पूछेंगे, जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उत्तर गलत था। उसे बताएँगे उसका उत्तर गलत क्यों था, किसी दूसरे व्यक्ति से उत्तर देने के लिए कहेंगे। तो इसमें ऑप्शन आएगा, उसे बताएँगे उसका उत्तर गलत क्यों था, मतलब उसको सही उत्तर बताएँगे, ठीक है? शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, अधिगम का सरलीकरण। देखो, पहले भी आया था एक ऐसा क्वेश्चन, अधिगम का सरलीकरण, मतलब लर्निंग को आसान बनाया जाए, ताकि लर्नर जो है उसको आसानी से अचीव कर पाए, ठीक है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। भाषण विधि, अंतःक्रियात्मक विधि, वर्णनात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप अपने आप बताओ कौन-सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी, अंतःक्रियात्मक विधियाँ, ठीक है? क्रिया करके बच्चा जब सीखता है। बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें बहुग्रेड मतलब मल्टीग्रेड टीचिंग, ठीक है? एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएँ उत्तीर्ण कर सकता है। एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। तो इसमें उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुग्रेड मल्टीग्रेड टीचिंग क्या होती है? एक अध्यापक एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है? यानी मतलब वैसे भी जैसे टीचिंग में होता है कि भई किसी स्कूल में जो टीचर्स की जो संख्या मिलती है, किसी जैसे अलग-अलग जो एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हैं, अलग-अलग शिक्षा के जो नीतियाँ बनी हैं, उनमें अलग-अलग काउंट पहले 40 थी, जिसको बाद में 30 किया गया, 25 भी किया गया, ठीक है? तो अध्यापक मतलब कम बच्चे होते हैं, तो अध्यापक एक से अधिक कक्षाओं को एक साथ पढ़ाता है, तो उसको बोलते हैं मल्टीग्रेड टीचिंग, ऑप्शन बी। शिक्षकों की भूमिका है, ज्ञान का संप्रेषण करना, छात्रों को अनुशासन में रखना, छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन करना। मैंने पहले ही बताया था कि जब भी ऐसा ऑप्शन दिखे, तो सीधा उसी पे निशान लगा देना है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। पठन-पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए, ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण, जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, कक्षा कक्षा पुट पुस्तक द्वारा शिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासा की बात हो रही है, जिज्ञासा प्रवृत्ति का, ठीक है? ऑप्शन बी इसका आएगा, सही है। एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर आपस में बातें कर रहे हैं, उनकी अपेक्षा करके? एक टीचर कभी भी बच्चे की अपेक्षा नहीं कर सकता, बच्चा कोई भी गलती करे उसको सीरियस लेना। उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे, कक्षा से बाहर जाने के लिए ये भी गलत है। उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षा प्रणाली छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है, रोजगार के लिए तैयार करती है, व्यावसायिक विषयों के लिए तैयार करती है और परीक्षा के लिए तैयार करती है। वैसे यदि आलोचनात्मक बात की जाए तो बात यही है कि परीक्षा के लिए तैयार करती है। ठीक है? भारत में जो शिक्षा की व्यवस्था है, शिक्षक की भूमिका है ज्ञान का स्थानांतरण करना, ज्ञान देना, कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना, ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। जो शिक्षक की भूमिका होती है, यहाँ पे सबसे कारगर ऑप्शन कौन-सा है? ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना, ठीक है? बच्चे को ज्ञान जो निर्माण कर रहा है बच्चा, उसको आसानी करना, ठीक है? आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं। अवधान का मतलब होता है अटेंशन। उच्च स्वर में बोलकर
श्यामपट्ट पर लिखकर, चित्र बनाकर उद्दीपन परिवर्तन द्वारा देखो उद्दीपन स्टिमुलस मतलब चेहरे के हाव-भाव या मतलब कोई भी मतलब एक्सप्रेशन या एकदम से माहौल को एकदम से चेंज करके, ठीक है? उसके द्वारा एक अवधान केंद्रित बच्चों का कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। यदि एक विद्यार्थी आपसे प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इसमें ऑप्शन देखते हैं, छात्र से कहेंगे उसका प्रश्न बेतुका है, बिल्कुल गलत है। टालने का प्रयास करेंगे, ये भी नहीं। प्रश्न का जवाब ढूँढेंगे और अगले दिन उसे बताएँगे, ये वाला ऑप्शन सही है। और ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही गलत है, छात्र को अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए झिड़क देंगे। तो ऑप्शन सी प्रश्न का जवाब ढूँढेंगे और उसे अगले दिन बताएँगे। ठीक है? एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र भाषण सुन सके। कक्षा कक्ष में शिक्षक के भाषण के नोट्स ले ले और कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखे। छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया का प्रोत्साहन मिले। ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया का प्रोत्साहन मिले। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। तीसरे वाला तो सबसे पहले गलत है। तो देखते हैं विद्यार्थियों को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करना। जो ऑप्शन डी है इसमें ऑप्शन बी और ए सम्मिलित होते हैं तो ऑप्शन डी लगाएँगे व्यावहारिक जीवन। जब बच्चा सीख जाएगा तो उसमें सारे कौशल अपने आप हो जाएँगे, ठीक है? ऑप्शन डी। एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना अति आवश्यक है। अधिगम की कठिनाई को, उसके व्यक्तित्व को, उसके घर के वातावरण को, उपरोक्त सभी। एक एक टीचर के लिए सारे फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं। अधिगम की कठिनाई को, उसके व्यक्तित्व को, घर के वातावरण को जानना ताकि बच्चे को आसानी से ज्ञान को प्रदान कर सके, उसको सिखाया जा सके। शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक की मुख्य भूमिका होनी चाहिए, एक दार्शनिक की, एक मित्र की, कार्य सहभागी की, अनुदेशक की। देखो, अनुदेशक की नहीं हो सकती ये वाला गलत है, दार्शनिक की भी नहीं हो सकती। एक मित्र की हो सकती है लेकिन कार्य सहभागी मतलब उसके कार्य साथ कार्य करने वाले मतलब टीचर को एक ऐसे फैसिलिटेटर की तरह होना पड़ेगा, जिससे बच्चे को ये फ़ील हो कि उसको सीखने में काफ़ी सहूलियत फ़ील हो, ठीक है? तो इसके लिए आएगा ऑप्शन सी कार्य सहभागी की। आपकी कक्षा में कुछ छात्रों का ध्यान पढ़ने से हट गया है, आप उनका ध्यान पुनः केंद्रित करने के लिए कौन-सा उपाय करेंगे? ऑप्शन देखते हैं, छोटी-सी शारीरिक क्रिया करवाना। मुझे तो ये लगता है पहला ऑप्शन ही सही है, लेकिन अगले भी देख लेते हैं। थोड़ी देर के लिए कक्षा को निलंबित करना, बच्चों को ध्यान लगाने के लिए कहना, कक्षा को खेल के लिए भेजना, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए, छोटी-सी शारीरिक क्रिया करवा के, जैसे बच्चों को बोल दे एकदम से, "चलो बच्चे, हम सिट डाउन और स्टैंड अप के लिए वो करेंगे, मैं कमांड दूँगा और आप लोग जैसे मैं सिट डाउन कहूँ तो आप नीचे बैठ जाइए, तो मैं स्टैंड अप कहूँ तो आप लोग ऊपर खड़े हो जाइए।" ठीक है? तो ये वाली क्रिया या मतलब कोई भी शारीरिक क्रिया, क्लैपिंग करना, ऐसी क्रियाएँ हो सकती हैं, तो ऑप्शन ए सही है। जब अध्यापक प्रथम बार कक्षा कक्ष में प्रवेश करे, तो उसे बात करनी चाहिए। विद्यालय भवन के बारे में, विद्यालय के प्रधानाध्यापक के बारे में, पाठ्य पुस्तक के बारे में, अपने व छात्रों के बारे में। देखो, जब भी टीचर अपनी क्लास में जाता है ना, तो सबसे पहले बच्चों का हाल-चाल जानना, अपने बारे में भी बताना या तो ये बातें सबसे कारगर रहते हैं, सबसे अच्छी होती हैं। एक अच्छे शिक्षक होने के नाते ऑप्शन डी हम करेंगे, ठीक है? तो आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी में झूठ बोलने की आदत है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? झूठ न बोलने के लिए कहेंगे, उसे सज़ा देंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, उसे विश्वास में लेंगे और परामर्श देंगे। देखो, ये वाला भी नहीं है, सज़ा देने का उसकी अपेक्षा भी नहीं करेंगे, उपेक्षा तो हमें बच्चे की करनी ही नहीं है, ठीक है? झूठ न बोलने के लिए कहेंगे, ये भी ऑप्शन सही था, लेकिन उसे विश्वास में लेंगे और परामर्श देंगे। यदि बच्चे को हम विश्वास में लेंगे ना, तो बच्चा झूठ बोलने की कम कोशिश करेगा, ठीक है? तो ऑप्शन डी इसका सही है। तो बच्चे ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आप कैसा भी पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो आप आसानी से कर पाएँगे।
और आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर